हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए इस पे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक करंट लूप है, जैसे कि ये आपको लूप दिखाई दे रहा है। इस लूप को अगर हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें टॉर्क लगता है और उसका जो हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आता है इसमें लगने वाले टॉर्क का, वो निकल कर आता है म्यू नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट होता, ठीक है, आई ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। अब ये हमारा एक्सप्रेशन जब निकल कर आया, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये म्यू नहीं होता, म्यू नॉट नहीं होता है, सिर्फ ये होता है टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। तो यहां पर ए क्या है, बी क्या है, देखिए ए जो है वो है इस करंट लूप का एरिया और ये जो बी है वो है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आई है वो है इन आर्म्स में फ्लो होने वाला करंट। उस केस में जो यहां पर टॉर्क लगता है वो लगता है इतना। इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो होता है आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये जो टर्म है आई ए, इसको हम लोग कहते हैं एम, और ये हो जाता है एम बी साइन थीटा। यानी कि टॉर्क के टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड बना वो बन गया एम बी साइन थीटा, और ये जो एम होता है इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बात समझ पे आई, ये चीज यहां पर हो गया। तो यहां पर ये जो m है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको देखने में कुछ वैसा ही नहीं लग रहा जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में डाइपोल मोमेंट होता था। ठीक है, जिसको कि हम लोग p से रिप्रेजेंट करते थे और वो होता था Q2a। तो वहां पर क्या सिस्टम होता था हम लोग का, ये मगर इसके सिर्फ मैग्नेट की बात करें तो ये होता था Q2a। ये कुछ ऐसा होता था कि हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर 2a होती थी तो डाइपोल मोमेंट हम लोग का Q2a निकल कर आता था। ठीक है, तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारा डिफाइंड होता है करंट, इस लूप में जो करंट है वो, और इस लूप का जो एरिया है उसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होता है आई ए, वो कहलाता है हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आखिर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग का इस तरीके से क्यों डिफाइंड है, और ये टॉर्क का जो ये एक्सप्रेशन है कैसे निकल कर आता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक चीज कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है और क्या हम लोग को यहाँ पर चीजें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस अरेंजमेंट को समझ लेते हैं। इस अरेंजमेंट में क्या क्या है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर प्लेस किए गए हैं दो मैग्नेट्स। एक मैग्नेट इधर है जिसका कि पूरा दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया गया, जो कि ऐसा होगा नॉर्थ साउथ, और ये वाला मैग्नेट इधर है जिसका कि नॉर्थ इस तरफ है। ठीक है, तो एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ ये हो गया और दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ ये हो गया। इनके बीच में यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन। क्लियर? तो इसको अगर मैं हटा दूं, इसको रिप्रेजेंट ना करूं, तो भी आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो सेपरेट मैग्नेट्स का यूज करके बनाई गई है। तो ये हो गया यहाँ पर हम लोग का इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल गई हम लोग को ये बी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो बी दिख रहा है ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में रखा गया एक लूप। ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप, और इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको करंट कैसे प्रोवाइड किया गया, यहां पर लगे हुए हैं स्प्लिट रिंग्स। देखिए यहां पर ऐसे एक रिंग दो भाग में स्प्लिट है तो इनको कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, और इनसे कनेक्टेड है ब्रश। इस तरीके से ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। तो ये यहां से ऐसा इसको करंट दे रहा है।
ठीक है। अब जब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये अरेंजमेंट हमारा उस तरीके का बन गया जहां जिसको कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं, जहां पर ये था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। था ये कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्ट होता है। तो देखिए अब यहां पर ये जो लूप है ये वैसा ही बिहेव कर रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इस लूप के हम 4 हिस्से देखेंगे, एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा डी ए। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को जब हम लोग देखेंगे ए बी वाले को, तो इस पे इसकी जो लेंथ है वो हम लोग ने मानी है वो बी है। ठीक है, और इस लूप की ये वाली जो लेंथ है वो है ए। कितनी है? ए है। यहां से यहां तक जो लूप की लेंथ है वो है ए। उसके बाद ये वाली, क्योंकि इसके ये यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हम लोग ने लिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट लूप, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड है हम लोग की ये वाली ए बी, इसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जब हम लोग इस पे निकालेंगे कि इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये निकल कर आएगा हम लोग का F इज इक्वल टू आई करंट फ्लो हो रहा है, आई एल की डिस्टेंस मतलब लेंथ कितनी है हम लोग की बी है। ठीक है, ये बी स्मॉल बी है, ये आई एल इंटू फिर यहां पर बी हो जाएगा, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई बी और फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बी और साइन थीटा। अब देखिए यहां पर इस बी और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, तो ये है जो बी की डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब जो ये स्मॉल बी की डायरेक्शन है वो है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये निकल कर आ गया हम लोग का कि इस वाली आर्म में जो फोर्स लग रहा है, अगर उसको F1 नाम देते तो वो हो गया आई बी बी। ठीक है, ये हो गया आई बी बी। ठीक है, इतना इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इस पे जब हम लोग देखेंगे ये बीसी वाले पे, ठीक है, बीसी वाली आर्म पे, तो इसमें होगा क्या कि देखो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो उसको नाम अगर हम लोग दे दें F2 तो वो हो जाएगा, आई देखो करंट तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पे ये वाली जो आर्म है इसमें हमारा जो फोर्स लग रहा है अगर उसको निकालना चाहें तो ये कितना निकल कर आएगा आई एल। ठीक है, यहाँ पर लेंथ कितनी है वो है ए और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो कितनी है बी। अब देखो इस ए और बी के बीच का एंगल, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और जो ए है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो साइन 0 हो जाएगा क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो हो गई 0। ठीक है, तो यहां पर जो साइन की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 0। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग मान ले कि ये वाली इधर वाली आर्म में फोर्स है, एफ ए नाम दे दीजिए, दे सकते हैं F2 की जगह पर एफ ए भी नाम दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई ए बी साइन 0। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फोर्स कितना हो जाएगा 0, यानी कि इस आर्म में किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद फिर जब हम लोग इस आर्म में फोर्स निकालेंगे, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसको नाम दे दीजिए F2 जैसे नाम दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा कितना आई एल कितना है इस पे बी है, और यहां पर करंट की डायरेक्शन किधर है इस तरफ है, तो बी की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी और बी क्रॉस बी। ठीक है, बी क्रॉस बी करके हम लोग जब इसका देखेंगे कितना इसके बीच का एंगल बन रहा है, तो यहां पर बी और साइन 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो यहां पर भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो ये F2 भी हो गया आई बी बी, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो इस आर्म में लग रहा है आई बी बी, इसमें 0 लग रहा है और इसमें फिर से आई बी बी लग रहा है। उसके बाद जब हम लोग इस वाले पे फोर्स निकालेंगे, ठीक है,
ठीक है, एडी वाली आर्म में फोर्स निकालेंगे तो इसमें भी जो फोर्स निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस पे इस तरफ है और इस पे इस तरफ है, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और करंट की डायरेक्शन ऐसी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होने की वजह से इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, यानी कि इस आर्म में भी जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। इस पूरे लूप में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस वाली आर्म AB में और इस वाली आर्म CD में। ठीक है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, IBB के बराबर ही है। ठीक है, I स्मॉल b कैपिटल B के बराबर ही है दोनों का मैग्नीट्यूड। इसमें लगने वाला फोर्स F1 हो गया, इसका को मान लिया F2। उसके बाद अब हमें देखना होगा फोर्स की डायरेक्शन। तो जब हम लोग इसके फोर्स की डायरेक्शन को चेक करेंगे तो देखिए इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो जब हम लोग यहां पर I क्रॉस B करेंगे, मतलब कि B क्रॉस B होता है, ये L क्रॉस B होता है ना, यहां पर इसका वेक्टर नोटेशन में अगर लिखें तो ये होता है I L क्रॉस B, और जो L की डायरेक्शन होती है वो I की डायरेक्शन से ली जाती है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो जो हम लोग का B क्रॉस B होगा, यानी कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जब हम लोग कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर निकल कर आएगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आएगी इस आर्म में वो निकल कर आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? इस आर्म में जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरीके से जब इस आर्म में हम लोग फोर्स देखेंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो यहां पर जब हम लोग राइट हैंड की फिंगर्स को आई की तरफ पुट करके फिर बी की तरफ घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब घुमाएंगे तो ये किधर देगा, देगा फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो आर्म जिसमें कि फोर्स लग रहा है, जिसका कि मैग्नीट्यूड IBB है, इसमें दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस कलर से मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो दोनों के दोनों फोर्स हैं वो कैसे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो इस लूप में नेट फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा 0, क्योंकि F1 इज इक्वल टू F2 है। इसको अगर F नाम दे दिया जाए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ठीक है, इस पूरे में नेट फोर्स जो लग रहा है वो हो गया 0। ठीक है, नेट फोर्स इसमें हो गया 0, बट नेट फोर्स 0 होने के बावजूद यहां पर ये जो फोर्स है इनका, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, देख रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इस आर्म में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे। तो ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो लूप है ये घूम जाएगा, और उसके घूमने की जो डायरेक्शन होगी, मतलब कि अगर देखा जाए कि कैसे घूमेगा तो वो कुछ ऐसा घूम जाएगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये वाला जो फोर्स है ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला इसको नीचे। तो ये जो बाकी चीजें मैं उसको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ फोर्स को रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस आर्म में जो फोर्स लग रहा होगा ये ऊपर, और इस पे लग रहा होगा नीचे, जिसकी वजह से इस पे एक टॉर्क एक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कपल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट होगा, और ये टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो याद करिए, जब हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, दो फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा टॉर्क निकल कर आ जाता है। यानी कि जो टॉर्क निकालने का यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला बना वो ये बना कि टाउ इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो इधर कितना बना, ठीक है,
ये हो गया a/2 F2 प्लस a/2 F1। अब ये कैसे निकल कर आए? इसके लिए आपको रिवाइज करना होगा अपने क्लास 11th के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले चैप्टर को। ठीक है, याद करा देता हूं मैं थोड़ा सा अभी। वहां पर जो हम लोग ने टॉर्क को डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था R क्रॉस F के साथ। ठीक है, इस तरीके से टॉर्क को डिफाइन किया था, यानी कि हम टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है, यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, वहीं से हम लोग का टॉर्क निकल कर आता है। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला जो फोर्स है F2 ये वाला जो फोर्स है वो कितनी डिस्टेंस पे है, a/2 डिस्टेंस पे। और ये कैसे निकल कर आया, देखो ये वाला यहां से यहां तक a, तो इसकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, a/2। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई है, a/2 हो गई। तो हमने इस एक्सिस से इस फोर्स की जो डिस्टेंस थी उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a/2 इंटू F2, ये वाला टॉर्क हो गया इसकी वजह से। और a/2 इधर होगा, a/2 इंटू F1। ये जब हमने कर दिया तो ये बन गया इस फोर्स की वजह से इस पे लगने वाला टॉर्क, यानी कि इस पे जो कपल की वजह से जो नेट टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा a/2 कॉमन और F2 प्लस F1। और F2 प्लस F1 यहां पर देखो दोनों F1 और F2 कैसे हैं, बराबर है। तो ये हो जाएगा a/2 इंटू 2F, यानी कि 2 से 2 कैंसिल और ये निकल कर आ जाएगा FA। या फिर इसको सिंपली लिख सकते हैं, जो टाउ का फॉर्मूला निकल कर आया वो निकल कर आ गया AF। ठीक है, टॉर्क जो इस पे लगेगा वो लगेगा AF, यानी कि हम लोग सिंपली यहां से भी इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड रखिए और साथ में उन दो फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर जो दो फोर्स हैं, ठीक है, F2 और F1, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। तो टॉर्क हमारा हो गया टाउ इज इक्वल टू AF। अब यहां पर क्या करेंगे, F की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है IBB। ठीक है, तो जब इस पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू IBB और जो टॉर्क है वो है कितना, AF। ये हो गया I और ये हो गया IBB। तो यहां पर जब हम लोग ने F की वैल्यू पुट करी तो ये हो गया A इंटू IBB। इसको हम लोग अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं कुछ ऐसा, F इज इक्वल टू IBB था और जो टॉर्क था वो था A इंटू F, A इंटू IBB और ये हो जाएगा I इंटू A इंटू B, यानी कि I और AB क्या है, देखो जो रेक्टेंगुलर हमारा लूप था उस रेक्टेंगुलर लूप में ये है लेंथ B और ये लेंथ है A। तो A इंटू B क्या हो गया, इसका इस लूप का एरिया। ठीक है, तो IAB ये बन गया क्या, टॉर्क ऑन दैट करंट लूप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है, टाउ इज इक्वल टू IAB। क्लियर, IAB साइन थीटा। अब इस पे हम लोग IAB साइन थीटा में ये थीटा कहां से आएगा डेरिवेशन में, तो इसके लिए क्या है कि अभी तक जो हम लोग केस ले रहे थे यहां पर थीटा की वैल्यू थी कितनी, 90 डिग्री। कैसे, जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल ले रहे थे हम लोग कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे यहां पर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर से। ठीक है, तो ये जो लूप है इस लूप का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई किस तरफ, नीचे तरफ। और इस एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना यहां पर बना, 90 डिग्री। तो ये हमारा एक स्पेशल केस था जहां पर कि
जो एंगल था वो था 90 डिग्री, जिसकी वजह से साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा भी डेरिवेशन करके आया कि टॉर्क का एक्सप्रेशन आई ए बी निकल कर आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट करते हुए आई ए निकल कर आता है, जिसपे कि ये जो आई है, इस आई ए है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क हमारा एम बी निकल कर आ गया। ये किसके लिए है? ये तब के लिए है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी। अब हमेशा तो जो ये हमारी कॉइल है ऐसे रहेगी नहीं, ये मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि इस पे मान लीजिए इस पोजीशन में शुरुआत में रखी थी और इसमें लगा टॉर्क, एमबी टॉर्क लगा, जिसकी वजह से ये रोटेट कर गई। इस पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? रोटेट कर गई। तो जब ये रोटेट कर जाएगी तो ये कुछ हो जाएगी ऐसे, ठीक है, इसके रोटेशन की वजह से। तो होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कुछ एंगल फॉर्म होने लगेगा। तो जब इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म होने लगता है तो जो टाउ का हमारा एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है आई ए क्रॉस बी, या फिर टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। और ये जो आई ए है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा टाउ का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है, यानी कि टॉर्क का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है एम बी साइन थीटा, जहां पर जो एम है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एम इज इक्वल टू होता है आई इंटू ए, ठीक है। ए जहां पर है इस लूप का एरिया और आई है इस पे, इसके आर्म्स में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो डिफाइंड होता है। क्लियर? इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है, एम क्रॉस बी। इसी से हमारा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म पे लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है किसका? टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप का ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, एम क्रॉस बी। क्लियर? तो यहां तक चीजें कैसी थी हम लोग की, इस तरीके से निकल कर आई। इसी को मान लीजिए कि इस लूप में जो हमारे पास एक लूप है, उसमें एक टर्न ना होके अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होते, कितने टर्न्स होते? एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर होते तो फिर क्या होता? तो फर्क इतना पड़ता है कि यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से जो करंट की वैल्यू होती वो भी एन टाइम्स हो जाती, ठीक है। कितनी हो जाती? एन टाइम्स हो जाती। जो नेट करंट होता वो एन टाइम्स हो जाता। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी एन आई ए हो जाती, ठीक है। और यहां पर जो हमें एक्सप्रेशन टाउ का जो मिलता वो फिर कितना हो जाता? वो हो जाता एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो जाता है किसका? टाउ का, क्योंकि एन आई ए क्या है? ये है एम, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा में हमने एम की वैल्यू पुट कर दी और एम की वैल्यू एन आई ए ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा ही है, बट एम की जगह पर अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो गए तो एन आई ए लिख दिए गए, यानी कि हमें यहाँ पर जो आई है ये टोटल करंट देखते हैं। जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो करंट हो गया एन आई, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स एन हुए तो करंट हो गया एन आई। तो इस आई की जगह पर एन आई पुट कर देंगे और एन आई पुट करके हम लोग एम इज इक्वल टू एन आई ए रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग को वही एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये निकल कर आया। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल कर आया एम, ये क्योंकि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये जो डिफाइंड होता है ये डिफाइंड होता है ऐसे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में हमारा इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होती है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर
को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था कि अगर कोई एक एरिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक वेक्टर होता है, ठीक है, एक कोई एरिया है, एक कोई प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। इसको हम लोग एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि इस पूरे एरिया को हम एक वेक्टर के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर की लंबाई रिप्रेजेंट कर रही होती है इस प्लेन के एरिया को, और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। और फिर जब हम लोग को टॉर्क देखना होता है इस रेक्टेंगुलर करंट लूप में, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां पर कि यूज करते हैं हम लोग राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, अब इस पे अगर हम लोग को पता करना है कि टॉर्क किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो एम क्रॉस बी करिए। एम की डायरेक्शन इधर है, बी इस तरफ है, तो एम क्रॉस बी जब करेंगे तो हम लोग के पास टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ निकलकर आ जाएगी, ठीक है। देखिए, टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होती है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ डिफाइंड होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ है। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग की एम क्रॉस बी से निकलकर आएगी इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इस पूरे डिस्कशन में आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है जिसका कि एरिया ए है, जिसका एरिया कितना है, ए है, और वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी में, और उस करंट रेक्टेंगुलर करंट लूप में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसमें लगने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है आई ए बी साइन थीटा। यहां पर हम लोग आई ए को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंसीडर करते हैं, और टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बन जाता है। एम बी साइन थीटा को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, क्लियर। और इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाता आई ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होते, ठीक है, उस केस में जो टॉर्क यहां पर बनता, ठीक है, जो यहां पर टॉर्क का एक्सप्रेशन बनता वो हो जाता एन आई ए क्रॉस बी। तो यहां पर भी जो बनता वो हो जाता एन आई ए बी साइन थीटा। उस हिसाब से जो एम होता वो हम लोग का एम एन आई ए डिफाइन होता फिर, ठीक है। और फिर बाकी चीजें फिर वैसी ही होती, ठीक है। यहाँ पर m इज इक्वल टू एन आई ए जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, तो फिर से ये एम बी साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने m को एन आई ए मान लिया, ठीक है। तो एन आई क्या है? टोटल करंट। एक लूप में आई करंट, एन लूप्स में एन आई करंट, बस इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया किसका? टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो m इज इक्वल टू आई ए होता है। इसका एक जो जनरल फॉर्म है वो एन आई ए है, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न 1 हुआ तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न 100 हुए तो 100 आई ए लिख दिया जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न n हुए तो m इज इक्वल टू एन आई ए लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा m इज इक्वल टू एन आई ए। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमें ये m इज इक्वल टू आई ए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि फॉर्मूला ये है या ये, दोनों सेम चीज है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहां पर n की वैल्यू n है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू n है, ठीक है। तो ये जो सारे एक्सप्रेशन है इनमें सिर्फ जो हमारा
फॉर्मूला है वो यह यहाँ ये है, इससे ये बना, इससे ये बना, इस पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया तो ये बन गया, ये बन गया, इससे ये फिर ये बन गया, इससे ये बन गया। m जो है हम लोग का फॉर्मूला ये है इसका, और ये जो है इस पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हुए तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारा ये इंटरकनेक्टेड है। अब इसके अगर SI यूनिट की बात की जाए कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या, यहां से देखिए I क्या है, करंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर। एम्पियर को लिखा जा सकता है किस पे, एम्स पे। ठीक है, एम्पियर A। इस करंट के लिए यूनिट लिख दी गई किस पे, एम्पियर, और ये जो हमारा एरिया है ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये SI यूनिट हो गई। ये जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है SI यूनिट। ठीक है, ये है क्या, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। ठीक है, SI यूनिट ऑफ M है। यहां पर ये जो A है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, A जो है वो एम्पियर है और जो M है वो मीटर है। ठीक है, ये A एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो आई होप जो आपको आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा, जहां पर कि हम लोग ने टॉर्क ऑन अ करंट लूप, उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करी और एक मैग्नेटिक डाइपोल की बात करी। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू।